बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक आते ही हम देख रहे हैं कि पूरी आवाम जो ऑलरेडी कोरोना की वजह से परेशान थी, वो फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से परेशान नज़र आ रही है। कल पहला रोज़ा गुजरा है और उसके साथ ही इफ्तार पे जो कीमतें थीं, जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा फलों और सब्जियों को लेकर, वो हमारे सामने है। कीमतें कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही हैं। इस पर कब कोई एक्शन होगा, हुकूमत जो है ये सवाल उनसे किया जा रहा है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं और मुनाफा खोर होते हैं, वो इस महीने में ये तमाम हरकत जो हैं वो शुरू कर देते हैं। कोरोना की जहाँ तक बात है तो केसेस बतदरीज बढ़ रहे हैं, जो कि परेशानी का बायस बन रहे हैं। डॉक्टर्स मुख्तलिफ शहरों के अंदर हाथ जोड़ के इल्तजाएँ कर रहे हैं हुकूमत से कि खुदारा कुछ अरसे के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो करें। ये जो नरमी आपने की है लॉकडाउन में, इस फैसले को वापस लिया जाए, नहीं तो केसेस की तादाद इस कदर बढ़ जाएगी कि अस्पताल संभाल नहीं सकेंगे। और डॉक्टर्स जो हैं, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, कल एक और डॉक्टर खालिक हकीकी से जान मिले, तो डॉक्टर्स भी ऑब्वियसली इस चीज़ में सबसे पहले जो हैं वो अपनी जान को दाव पर लगाकर आवाम की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ और मामलात हैं। कल पहले रोज़े के साथ ही 25 अप्रैल गुजरी है और 25 अप्रैल वो तारीख़ थी जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने दी थी। आटा और चीनी बहरान के हवाले से जो रिपोर्ट है, तफसीली रिपोर्ट जो फॉरेंसिक ऑडिट हुआ था, वो रिपोर्ट आनी थी, लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि रिपोर्ट 25 को नहीं आएगी, कुछ ताख़ीर होगी। और कल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि कमीशन ने मज़ीद 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया है, जिसका फ़ैसला अब बकौल शहजाद अकबर साहब काबीना में मंगल के रोज़ किया जाएगा कि आया कमीशन को ये मोहलत देनी है या नहीं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शेख साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो शेख साहब, जो आपने एक इंकशाफ किया था, एग्जैक्टली वैसा ही कल होता हमें दिखाई दिया गया कि ये जो चीनी और आटा बहरान के हवाले से फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट वज़ीर आज़म कह रहे थे कि 25 अप्रैल को आएगी और उसके बाद वो फैसला करेंगे, कल नहीं आई। 3 हफ्ते का वक्त मांगा जा रहा है। आपने ये कैसे पहले कह दिया था कि ये ताख़ीर होगी? देखें, मैं माफिया मेरे पीछे है, मैं माफिया के पीछे हूँ बचपन जवानी से, अयूब खान के वक्त से, 6 नवंबर 1968 से। ये बहुत ताकतवर लोग हैं। आप्टमा बहुत ताकतवर है। देखें ना, दुनिया का इतना बड़ा एक्सपोर्टर, अरबों रुपए का डेली सूद बैंकों को देने वाले 5 करोड़ रुपए चंदा दिया है। और मजदूर रेलवे ने 5 करोड़ 1,86,85,000 रुपया दिया एक दिन की तनख्वाह दे के। बिल्कुल, ये पैसा बनाने हैं पाकिस्तान में। IPP जैसे डाकू जो हैं, ये कुछ इमरान खान के लिए मसले पैदा हो जाएंगे और 2-3 महीने बाद, क्योंकि लोग इनका फैसला मांगेंगे। लोग कोरोना पे आंखों में मैं लोगों के वो मोहब्बत नहीं देख रहा। मैं वो लीडर नहीं हूँ जो आवाम को 2 नंबर की खबरें दूँ या झूठ बोलूँ या आवाम को गोली दूं कि आवाम है। आई विश कि आप इस कैमरे मैन को कहें कि लाल हवेली के बाहर कैमरा लगाया, नो बडी इज रेडी टू, कहते हैं मर जाए जी, क्या करें। बिल्कुल, सारे का सारा लॉकडाउन जो है वो नाकाम है। लोग दुकानों के बाहर बैठे हैं। 2 दफा मैंने इमरान खान से लोगों को छुड़वाया है। क्या करें जी, बताएं। चीनी वाले को तो कोई पकड़ेगा नहीं, IPP के तो पकड़ेगा कोई नहीं, आटे मैदे वाले को कोई नहीं पकड़ेगा, आप्टमा वाले को कोई नहीं पकड़ेगा। और ये शटर जिस बेचारे ने नीचे ऊपर करना है, उसको थाने में जाके लितर मारेंगे और वो जाके कहेगा जी मैं लाल हवेली के सामने रहता हूं। फिर उस लाल हवेली वाले वजीर की क्या रह जाती है कि जी वो लॉकडाउन की गैर कानूनी होगी। बाबा किधर से 7-7, 8-8 बच्चे हैं, 9-9 बच्चे हैं, ईद का सीजन है, लोगों ने माल अंदर डाला हुआ है। अगर माल नहीं निकलेगा तो कैसे। देखें, ये उलमा का भी महीना है, बहुत अहम, सारा खर्चा उन्होंने इसी महीने से निकालना है। दुकानदारों का भी बहुत अहम महीना है और इसमें ये लॉकडाउन नहीं चलेगा। ऐसे ही सदर साहब को किसी ऐसी मस्जिद में ले गए होंगे ये
जहाँ पहले से सेटिंग होगी कि सदर आ रहा है कि नमाज मस्जिद पूरी सही, ये आप जो है क्योंकि मेरे साथ वजीर आके नमाज इत्तलात पढ़े भी रह चुके हैं तो आप ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कैमरा ट्रिक्स और पहले से क्या तैयारियां होती हैं आप बता भी सकते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ बताएं कि ये बिल्कुल सही है कि आपने चले कह दिया था, आप शायद अंदर की कोई और कहानी भी जानते हो, लेकिन शेख साहब वज़ीर आज़म साहब अगर ये रिपोर्ट जिस तारीख पे उन्होंने अनाउंस किया था उस रिपोर्ट को उसी दिन नहीं अनाउंस कर सकते, आवाम के सामने नहीं रख सकते या इस पर एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर अभी तक जो भी हुआ नाम सामने आए या वजारतें तब्दील कर दी गई तो अवाम यही समझे कि ये सब कुछ एक आई वॉश था। कोई वजारत नहीं तब्दील हुई, अच्छी वजारत हुई है, अच्छी हुई है, बिल्कुल यही बात है। और पकड़े जाएंगे, ये रह नहीं सकता अब ये माहौल। देखें, मैं ईद के बाद या ईद के फौरी बाद इनको पकड़ता हुआ देख रहा हूँ और इसमें ये अहम चेहरे पकड़े जाएंगे। कोर्टें इनकी ज़मानत ले लें तो ले लें, लेकिन मैं इनको चीनी आटा केसेस में पकड़े हुए देखता। आईपीपी ने लंबी कार्रवाई डाली है, उन्होंने 3 माह का, अभी तक तो यही नहीं फैसला हुआ कि उस कमीशन का हेड कौन करेगा। अभी हेड करते करते 1 महीना लग जाएगा, फिर ईद आ जाएगी और 4-5 महीने में तो यही गोली दे गए हैं आईपीपी वाले। और जो माहौल और हालात हैं जी, वो तो आई विश के मैं आपको बाहर इंटरव्यू देता लाल बेगी से बाहर, आप देखते कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन ये जो आईपीपीज़ की आप बात कर रहे हैं, ये जिन लोगों के इसमें नाम आए, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, नदीम बाबर या रज़ाक दाऊद, पिछली काबीना के अंदर मेरी तलाबी और मीडिया पे हमारे चैनल पे ख़बर भी चली थी कि वज़ीर आज़म साहब ने तो काबीना को अपनी कहा कि इन लोगों को डिफेंड किया जाए हर फोरम पे। देखें, ये उठ के चले गए थे, मैं तो यही देख रहा था, बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं झूठ नहीं बोलता ऐसे ही। सो मैं इस खबर पे आपने किसने आपको कही या क्या हुआ कोई तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन इमरान खान की सियासत अब यही है कि ये ना छुटें, ये जेलों के पीछे हों। जिसने इस कौम को लूटा है, कोई इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकता इस मुल्क में अगर इन लोगों को जेलों में डाल दे। लोग ये चाहते हैं कि हमारी लूटी हुई दौलत वापस आए। आम आदमी थड़े वाला कहता है मुझे तो तुम रेडी नहीं लगाने देते, और जो तुम्हारे रिश्तेदार लूट के बाहर चले गए हैं और रोज़ टीवी पे बयान देते हैं, उसका तुमने क्या कर लिया? 5 रुपए वापस लिए हैं आपने। कोरोना भी जो है ना, वो मनी लॉन्डरों को राही दिलाने के लिए आया है। जेलों में जो गरीब को कोरोना लगा है उसकी कोई आवाज़ नहीं। मनी लॉन्डर जितने थे A to Z सबकी जमानत हो गई। एक आदमी भी करप्शन के केस का पाकिस्तान की जेलों में नहीं है और एक गरीब आदमी की जमानत नहीं हुई। और अगर जमानत हो जाए, अब दफा 144 की जो जमानतें हुई हैं कराची में, यहाँ वो 5-5 हज़ार रुपए की जमानत है जी, जो 3 मोटरसाइकिल पे पड़ा। वो 5,000 के 2,000 बंदे जिस वक्त कोर्ट के सामने होते हैं, वहां कोरोना नहीं फैलता। रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाते हैं, 2,000 बंदे मोटरसाइकिल वाले बंद कर दिए हैं जी, 5-5 हज़ार रुपए की फिर उनकी जमानत हुई है। सो गरीब के लिए ये मुल्क अभी भी नहीं बना हुआ, ताकतवर कमजोर नहीं हो सका। ये बड़े लोगों के लिए मुल्क बना है, हम उनके मज़ारे हैं। मैं जो सड़कों पे देख रहा हूँ वो कोई अच्छे हालात नहीं है। ये बात दुरुस्त है आपकी कि कोरोना जो है उसने भी आवाम की मुश्किलात बढ़ाई हैं। ऑलरेडी जो गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से दो चार था। शेख साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस सारे माफिया की आप बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी, आपको याद होगा कि एक तकरीर में कहा कि माफिया जो है वो मुझे काम नहीं करने दे रहा, वो हुकूमत नहीं चलाने दे रहा। अब वज़ीर आज़म ने माफिया से टक्कर तो ली हुई है, चाहे वो आप माफिया उसको कहें, आटा माफिया कहें, आईपीपीज़ के हवाले से बात कर लें या कोई और। आपको लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब वाकई कामयाब हो जाएंगे इन लोगों से टक्कर लेने में और इनको पकड़ने में? उसकी कामयाबी इनसे टकराव में है, उसकी नाकामी है अगर वो नहीं टकराएगा तो। देखें ना, आगे भी लोग चले गए, अदालतों से चले गए, लोगों ने उसको नहीं कहा कि तूने जाने दिया। खान को नहीं कहा लोगों ने तेरी वजह से गए हैं, वो कहते हैं अदालतों की वजह से। अब अगर वो टकराएगा तो वो मंजिल पाएगा, इज्जत पाएगा। अगर ये लोग कोई तीसरा रास्ता बनाने में कामयाब हो जाते हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब हो जाते हैं, कोई बचत का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर सियासत में जी बहुत सारी तनकीद होगी हमारे खिलाफ।
ठीक है, अब आपके पास जाहिर है वो आपके बाखबर ज़राए हैं, ख़बरें होती हैं, जिस तरह आपने इस रिपोर्ट के हवाले से पहले ही कह दिया था कि रिपोर्ट 25 को नहीं आएगी, इसमें ताख़ीर होगी। तो क्या ये जब मामला चल रहा था चीनी पे सब्सिडी का मामला, उस टाइम पे आपको अंदाज़ा था कि क्या हो रहा है, या आपने काबीना के अंदर या अलहदगी में वज़ीर आज़म को बताने की कोशिश की? सारी कोशिशें की, फिर और मुझे पता ही नहीं लगा कि ये सूबे से ले गए। मैं सूबे की सियासत नहीं करता, हालांकि मैं हर हफ्ते को लाहौर जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं लगा, मैं तो इसके एक्सपोर्ट के खिलाफ था, मुर्गी दाने वाले को देने के खिलाफ था। और 2 दफ़ा कैबिनेट में 3-4 मेरे इस दौर के नोट लिखे गए होंगे। मैंने कैबिनेट में कह के नोट लिखाया कि मेरा नोट लिखें कि मैं इस आटा, बात तो आटे से शुरू हुई जी, चीनी तो वैसे ही आ गई बीच में। बात तो आटे से शुरू हुई, मैंने तो आटे में नोट लिखाया कि इसको एक्सपोर्ट ना किया जाए। और चीनी जो है देखें 70% काबुल में गई है। पठान गुड़ खाता है, कोई एलसी नहीं खुली हुई, ये अंदर हो जाएंगे ये लोग भी। मैं यकीन से कह सकता हूं कि पठान के पास जितना पैसा जो होता है वो टीटी लगाता है, वो उसने एलसी नहीं खोली हुई। इन चीनी वालों ने इधर से कस्टम वालों से मिलकर ट्रक उधर कर दिए हो गए, बिल ऑफ एंट्री में दस्तखत हो गए और उधर से पैसा आ गया इनके अकाउंट में। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अगर दयानतदारी से फंजिक रिपोर्ट बने, ये कोई आदमी बाहर नहीं रह सकता, सब जेलों में होंगे। सही, कोई आदमी बाहर नहीं रह सकता। ठीक, अब ऑपोजिशन भी ये कहती है कि जिन्होंने सब्सिडी ली वो एक तरफ मामला है, लेकिन देने वालों को भी पकड़ा जाए। ईसीसी हेड कौन करता था? असद उमर साहब जो है, उनकी ज़ेर सदारत तमाम इजलास होते रहे। आपको नहीं लगता कि उनको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, या उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है? देखें, असद उमर को मैं उस ईसीसी में भी अनकंफर्टेबल पाता था, वो खुश नहीं था इस काम के लिए। अच्छा। लेकिन सब्सिडी के लिए तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जितना मौका वो मुझे बोलने का देता था वो इस बात का। अब एक और मैं तारीखी बात बताता हूँ, ये मंगल वाले दिन मैंने कैबिनेट में बताई है जी। ये माफिया के मालकान ईसीसी की मीटिंग के बाहर वाले कमरे में, विजिटिंग रूम में सारे आए हुए थे। अच्छा, सारे मौजूद थे। ये मैंने कल कैबिनेट में कहा मंगल को, प्राइम मिनिस्टर को। इन्होंने कहा जी कि ये आपसे आके मुखातिब होना चाहते हैं, ये आपकी ईसीसी की मीटिंग में बैठना चाहते हैं। मैंने कहा यार, इतनी जिल्लत और रसवाई जो है वजीर साहब बर्दाश्त नहीं हो सकती कि चोर और चौकीदार एक जगह पे बैठे। ये मेरे अल्फाज हैं ऑन रिकॉर्ड। वहां पे बड़ा हंगामे की सूरत हाल बनी। मैंने कहा मैं ईसीसी में किसी माफिया को नहीं बैठने दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं बैठने दूं। वो शर्मिंदा हो गया और फिर बाहर गया, उनको जाके उसने माजरत कर ली। ये देखें, ये सारे, कोई पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी नहीं जिसकी वजारतों में 2-3 शुगर मिल आनर ना हो। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताएं, हर मिनिस्ट्रियों में, हर हुकूमतों में। और ये शुगर मिलें हैं ही सियासतदानों की हैं। तो वजीर आज़म इमरान खान जैसी शख्सियत के लिए ये लोग नागुज़ीर क्यों हो गए? ये आप उससे पूछें। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरे से सवाल शेख रशीद का पूछें। सही है। ये जो बहरान चल रहा है, इसमें अब DGFIA को वाजिद ज़िया को ख़त भी लिखा है शाहिद खाकान अब्बासी ने कि उनको और खुर्रम दस्तगीर को शामिल किया जाए। उन्होंने ऑफ़र की है इस सारे मामले के अंदर, और वो बताएंगे कि कहाँ पे इस मामले में करप्शन हुई है और किसने की है। मैं सोचता हूं कि IPP में लोगों को शामिल किया जाए, जो इन्होंने ठेके IPP के दिए। 56,000 अरब का फ्रॉड किया इस कौम के साथ, 56,000 अरब का। कोई फ्रॉड वैसे नहीं हो सकता, कोई फ्रॉड वैसे नहीं हो सकता। और आप इमरान खान को क्रेडिट दें कि उसने ये रिपोर्टें अपने दौर में तैयार करवाई हैं। इमरान खान ने शुगर की रिपोर्ट तैयार की है, IPP की है। इनको तौफीक क्यों नहीं हुई ये सारा काम करने की? क्योंकि खुद उसमें सलमान शहबाज है। दोनों, शुगर में भी सलमान शहबाज है और IPP में भी सलमान शहबाज है। इस मुल्क के सारे 2 नंबर के लोग सफाया हो सकते हैं, झाड़ू फिर सकता है, अगर IPP और माफिया एक साथ सही तरह डील हो जाए इस साल के अंदर अंदर। शेख साहब, ये बात तो दुरुस्त है, इस पे तो वज़ीर आज़म इमरान खान को 100% क्रेडिट जाता है कि उनके दौर में
ये तहकीकात हुई और उनके अपने लोगों के नाम आने के बावजूद भी उन्होंने उस रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म दिया। ये बात अवाम भी वज़ीर आज़म को क्रेडिट इस चीज़ का देगी। लेकिन अवाम को जो परेशान करती है बात वो ये कि जिस साहब का नाम आता है खुसरो बख्तियार, अगर उसको एक छोटी वजारत से एक बहुत बड़ी वजारत और बेहतर वजारत दे दी जाए तो फिर अवाम जो है वो खामोश होकर बैठ जाती है कि शायद इन लोगों को सजाएं नहीं होनी। मुझे तो यकीन है कि इमरान खान के दौर में ये लोग पकड़े जाएंगे और इनकी पकड़ ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, आपको लगता वरना है आवाम हमें नहीं छोड़ेगी जी। ठीक है, आपको लगता है कि इन लोगों की पकड़ जो है वो होगी और ये ज़्यादा दूर नहीं है मामला। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ज़रा बात करते हैं। उन्होंने पिछले दिनों ज़ाहिर है नैब की पेशियाँ जो उनको बुलाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि कोरोना है, उनकी कुव्वत मुदाफ़अत जो है वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देती है। ये जो इन्होंने एक गुफ्तगू की सुहेल वड़ाइद साहब ने, उन्होंने कॉलम भी लिख दिया और 2018 से पहले मामला तय होने के हवाले से बताया, ये इस टाइम के ऊपर कोरोना चल रहा है, नैब की पेशियाँ वो जा नहीं रहे कोरोना की वजह से, ये सारा मामला क्यों खोला गया आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से? शहबाज शरीफ से हाथ हो गया, ये ऐसी मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मैं दयानतदारी से समझता हूँ वो नून का लीडर नहीं है अब। अच्छा, उसको धक्का दिया गया। उस याद है ना, एक बच्चा जा रहा था तो उसने कश्ती में और किसी ने धक्का दिया, उसने उसको निकाल दिया तो उसने इतनी बड़ी गाली दी। पहले मुझे ये बताओ, मुझे धक्का किसने दिया था? इसको धक्का दे दिया गया है। अब ये कोरोना का है या सरोना का है या मोरोना का है या कुछ भी का है, हालात इसके ख़राब हैं। ये कोशिश कर रहा है कि इसको बाहर जाने दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इनफ इज़ इनफ। पार्टी जो मैंने कल बात कही मैं उस पर कायम हूँ। मरियम नवाज़ जो है वो शायद खाकान अब्बासी को पार्टी का प्रेसिडेंट देखना चाहती है। जिस दिन ये अंदर होगा शायद खाकान अब्बासी पार्टी का सदर होगा एंड ही विल कंटिन्यू। अच्छा, चले मैं इसी नोट पे एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आके जो शेख साहब ने इंकशाफ किया है और कह रहे हैं कि मैं दावे से कहता हूँ कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब जेल के अंदर गए उस दिन शायद खाकान अब्बासी साहब को मरियम बीबी जो है वो पार्टी सदर बना देंगी। मजीद बात इस पर करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शेख साहब, इसी कॉलम के अंदर जो सुहेल वड़ाइद साहब ने लिखा उसमें ये शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा गया कि वो भाई से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है, कोरोना वायरस है और ऐसे में वो अपने आवाम के दरमियान होना चाहते हैं तो लिहाजा वो यहाँ वापस आ गए। सो वापस क्यों आए फिर, अगर वो आप कहते हैं कि अब बाहर वापस जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं? देखें, सारी बातें तो ये सच नहीं कहते ना, ये बिजनेसमैन सियासतदान है। जो बात ये कहें इसको चार पे तकसीम करो। ये और ख्वाब देख के आए थे यहाँ लाशों के ढेर होंगे, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। ये नेशनल गवर्नमेंट के खिलाड़ी बन के आए थे। इनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर 1.04 बिलियन जो है वो इनको मदद मिल जाएगी और इमरान खान की ज़ाती कोशिशों से ये 50 मुल्कों के लिए हो रहा था 1 साल की एक्सटेंशन लोन की। उसने 70 मुल्कों को, पाकिस्तान 70 मुल्कों में शामिल होता था, उसने 70 मुल्कों को कराया। उसको ये पता नहीं था कि इंटरनेशनली कोरोना में इमरान खान बेहतर तौर पर अपने तल्लकात को बनाएगा और उसको ये एहसास ही नहीं था कि वो तो आज आके एक हमारे पड़ोसी मुल्क पे आके तकिया करते थे, वो भी अब उनसे तकिए में नहीं है। सो उनको पता नहीं था कि वो सारी उनकी फॉरेन रिलेशनिंग भी तबाह हो जाएगी, उनके ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और जो वो सोच के आए थे वो हंडिया बीच चौराहे में फट गई और मुस्तकबिल का कैंडिडेट शायद खाकान अब्बासी है। और अगर कोई मामलात, मज़ाकरात और तय हुए या कोई नया नज़रिया ज़रूरत पेश आया, वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ नहीं करेंगे, वो शायद खाकान करेगा, शायद खाकान करेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो इन्होंने कहा कि इनके शायद किसी पावरफुल क्वार्टर से मामला तय हो रहे थे 2018 के इंतखाबात से पहले, 2 सहाफ़ियों के पास आए भी पैगाम लेके, ये भी कि उनके काबीना के नाम फाइनलाइज हो रहे थे। ये इंकशाफात इस टाइम पे क्यों हो रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये किसको पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं?
जिसको भी पैगाम देने की कोशिश कर गया है वो ट्रेन छूट गई है। एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर। ये केस अगर दुरुस्त भी है तो अब इसमें कोई वजन नहीं है, क्योंकि पाक फौज और उसके अदारों ने फैसला किया हुआ है कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है और इसको चलाना है और जमहूरियत के झंडे तले चलाना है, जैसी भी जमहूरियत है। और उस जमहूरियत के साथ ये जो लोग अटखेलियाँ कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया था, हमारे साथ वो हो गया था। देखें, असल मसला ये है कि इन्होंने इस मुल्क से लूटा या दिया इस मुल्क को कुछ नहीं। इनका सारा बिजनेस लूटो और फूटो वाला है। इस लूटो और फूटो के बिजनेस में इन्होंने अवाम को कुछ नहीं दिया। अब ये चाहते हैं कि ऐसी आके बाखबरें इनकी लगे मामला तय हो रहा है, बातचीत जारी है, मैं वैसे ही नहीं आया, मुझे आपने पागल समझा हुआ, मैं वैसे ही वो उठा के आ गया। देखिए, इस मुल्क में सियासत में ठहराव नहीं है, ये मैं बात मानता हूं, लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इस आसिफ जरदारी खानदान की मैं सियासत नहीं देख रहा। अगर जिस किस्म के वो अखबारी इंटरव्यू दे के और इंकिशाफात करके कह रहा है तो मुझे वो गुंजाइश दिखाई नहीं देती। ठीक है, और ये आपने जरदारी साहब का जिक्र कर दिया तो उनकी तरफ से भी खामोशी है, बड़े अरसे से खामोशी है, ये भी कहीं ना कहीं सब अच्छा है। उसकी तरफ से वो कोरोना को सही समझ गया, कोरोना को समझ गए, वो सियासी कोरोना को भी समझता है। हाँ, वो सियासी कोरोना को भी समझता है और दूसरे कोरोना को भी, कोरोना 19 को भी समझता है। बिलावल साहब भी खामोश हैं। बिलावल भी देखो ना, अब आप रोज़ों के महीने में तो मुझसे बिलावल का सवाल ना करें ना, ये तो अब आप शरारत कर रही हैं। बिलावल खामोश है, अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात है? इससे अच्छी क्या बात? जब आसिफ जरदारी खामोश है तो बिलावल ने खामोश ही है। वापसी आपको नजर आती है किसी सूरत नवाज शरीफ की? मैं नहीं समझता कि जब तक कोई यहाँ कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा वाक़या ना हो जाए। नवाज शरीफ को समझ आ गई है, इतना बच्चा नहीं है जितना लोग ये समझते थे, और अब तो लोगों को समझ आ गई होगी कि वो किस तरह बाहर गए हैं। अगर कोई ढेला दमड़ी दे के गए होते तो शायद फिर इस तरह इनके मामलात ना होते। नवाज शरीफ को समझ आ गई है, वो अपनी सियासत अपनी बेटी के लिए करना चाहता है, शहबाज शरीफ के लिए नहीं करना चाहता। जो कुछ ये कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सो मैं उसको आते हुए नहीं देख रहा जी। उसको वैसे भी कोरोना है लंदन में, तो वो क्यों आएगा? पाकिस्तान में भी कोरोना है, वो क्यों आएगा? शहबाज शरीफ के साथ कोई गेम हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये वापस बाहर जाना चाहते हैं, कि जो मुझे फोन आया था वो जाली है जी। हाँ, अब वो बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, अभी तो कुछ लोग जो हैं ऑपोजिशन भी गिले कर रही है कि कोरोना है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसे सूरत हाल में भी ऑपोजिशन को मुंह नहीं लगा रहे। वो पिछले दिनों जो टेलीथॉन हुई उसमें भी एक एंकर ने उनको मशवरा दिया कि आप जरदारी साहब से और शहबाज शरीफ साहब से गले मिल लें, कोरोना है, मिल के हल निकालें। तो उन्होंने कहा ये ना हो कि जो फंड्स आ रहे हैं वो भी कम हो जाएं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा। सो आपको लगता है कि हालांकि इतने बड़े सिस्टम में जितने कि मैं सोचे बैठा था उतने पैसे नहीं आए। 8, 10, 12 चैनल थे, और इसके बावजूद इमरान खान ने जो बात कही मैं उसी के साथ हूँ, उसी का साथ है। उसको पता है कि अगर वो उनको मुंह लगा लेता है या उनसे सुलह सफाई कर लेता है तो फिर उसकी सियासत कहाँ गई, फिर वो बयानिया कहाँ गया। वो अपने बयानिया पर कायम रहना चाहता है, और उसको इस बात का दुख है कि ये चले गए, उसके ख्याल में उससे धोखा हो गया। मेडिकल रिपोर्ट वैसी नहीं थी जैसी उसको दिखाई गई या पेश की गई। और मेरा नहीं ख्याल कि अब शहबाज शरीफ बाहर जाना चाहें। मुमकिन है उनका नाम इसी आ जाए इसमें, ECL में। ठीक है, अच्छा, मुमकिन, मैं कह रहा हूँ कि उनका नाम कैबिनेट में ECL में आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपको लगता है कि दोबारा से पार्लियामेंट को बुलाने वाली डिमांड की जा रही है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो ये कह दिया कि इजलास बुला लें, और अगर किसी MNA को कोरोना हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, हुकूमत जानबूझ के इजलास नहीं बुला रही है। ये सियासतदान ऐसी बातें करते हैं, कोई ऐसी मेन बात करे ना, ये तो वैसे ही हवाई फायर कर रहा है कि वो जिम्मेदार है। ये जितने जिम्मेदार हैं वो पता है। पार्लियामान का इजलास इस सूरत हाल में बुलाना चाहिए। देखिए, मैं एक पार्टी का हिस्सा हूं, अगर बुलाना भी चाहें तो कोई हर्ज नहीं। अगर सारी दुनिया नए सिस्टम पे चली गई है, एक नए सिस्टम से कर लें।
मैं जो हुकूमत पार्टी, जो असद कैसर फैसला करेगा, जो इमरान खान फैसला करेगा, उसके साथ खड़ा हूँ। ठीक है। अच्छा शेख साहब, अभी एक और चीज़ कि नैब जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, अब उस पर दोबारा से गौर हो रहा है। ताजिर और जो दीगर अफराद, स्पेशली जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई के इख्तियारात हैं नैब के, वो दोबारा से बहाल हो गए हैं। तो अब कितनी जल्दी आपको लगता है कि दोबारा से ऑर्डिनेंस आ जाएगा? असल इंटरव्यू में आपने सवाल ये किया है, अगर आपके इंटरव्यू का लुब्बे लबाब निकालूं तो ये सवाल है कि नैब का ऑर्डिनेंस ख़त्म हो गया है और इसमें कई लोग धर लिए जाएंगे। ईद कोई अंदर करेगा, कोई बाहर करेगा, धरने जाने के बड़े चांसेस हैं और उसके बाद ऑर्डिनेंस अमेंड हो जाएगा, क्योंकि ये सारे लोग इस ऑर्डिनेंस की वजह से निकल गए हैं। इन केसों की कोई हैसियत ही नहीं। नैब के सारे दांत जो है ना, इस ऑर्डिनेंस की वजह से टूट गए। नैब के हाथ में जो शिकंजा था वो कमज़ोर पड़ गया। और आप देखें ना, मैंने बयान दिया कि मेरे पास 2 मौक्कल हैं, नैब ने और दाम दरूद है, उसने बाकायदा 7 कॉलम की खबरें लगी हैं जी अखबार में, और मेरा खबर की कॉलम है सिंगल कॉलम, और नैब ने बाकायदा जारी किया, इसलिए कि वहाँ उनको अब वो ठीक हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे दोबारा। कितने दिन तक ये ऑर्डिनेंस नया नहीं आता इसका अभी मुझे नहीं पता, ये बाबर रहमान बेहतर बता सकता है। तो इसमें हुकूमती लोग भी हैं जो धर लिए जाएंगे? यकीनन। अच्छा ठीक है। आपको याद होगा जब ये ऑर्डिनेंस आया तो इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म साहब का एक बयान आया था कि ऑर्डिनेंस निकालना बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, क्योंकि मेरा तो मिशन ही एहतसाब था। सो ये ऑर्डिनेंस उनसे करवा जाना, ये कदम उठवा जाना, ये कौन लोग इन्वॉल्व थे इसके पीछे? ब्यूरोक्रेसी बाहर आ गई थी जी, ब्यूरोक्रेसी ने बगावत कर दी थी। ठीक है, वो काम करने को तैयार नहीं थे और अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आपको लग रहा है कि नैब इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको भी अंदर करेगी। कुछ ना कुछ तो होगा जी, 3-4 महीने ईद के बाद 3-4 महीने सियासत तो फिर होगी। अभी तो अल्लाह करे कोरोना से निकल जाए, खुदा न खास्ता अगर कोरोना ज़्यादा तेज़ हो गया तो फिर सियासत क्या होगी। ठीक है, यहाँ तो फिर देखिए ना, एक ऐसी बीमारी है जिसमें बीमारी भी अल्लाह माफ़ी दे तन्हाई की है, इलाज भी तन्हाई का है, मौत भी तन्हाई की है, नहलाना भी तन्हाई का है, जनाजा भी तन्हाई का है, कब्र भी तन्हाई की है। लोग यहाँ कब्रों को, मुर्दों को दफनाने नहीं दे रहे। ये हालत हो गई है इस कौम की कि कोरोना के मरीजों को दफनाने नहीं दे रहे। सही। मुझे एक ब्रेक लेनी है शेख साहब जी। ये कोरोना के हवाले से कुछ और जो डॉक्टर्स के कंसर्न्स हैं उस पर मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शेख रशीद अहमद साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शेख साहब, आप ख़ुद बता रहे थे कि आप लाल हवेली में मौजूद हैं और बाहर जो हालात हैं, जो मंजर है, वो किसी सूरत ये नहीं बताता कि इस वक्त मुल्क में लॉकडाउन है। मेरा सवाल भी आपसे यही है कि ख़ुद वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मई का महीना मुश्किल तरीन महीना होगा। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने बात की, डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुकूमत से हाथ जोड़ कर इल्तजा कर रहे हैं कि फ़ैसला वापस लें ये नरमी का। तो इतने बुरे हालात मई में हो सकते हैं, हुकूमत को खुद इस बात का इदराक है, तो लॉकडाउन में नरमी क्यों की गई? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं समझ रहा कि लोग अब लॉकडाउन मानेंगे। मैं 40 साल से इस इलाके में मुंतखब मेंबर हूँ, एक इलेक्शन आ रहा हूँ, 8 दफ़ा वज़ीर बना हूँ। मैं लोगों में बगावत के शोले देख रहा हूँ और मैं सिविल नाफरमानी की लोगों की तरफ जाते हुए लोगों को देख रहा हूँ। लोग 1-1.5 महीना जो है वो गुजारा करके उनका गुजारा हो गया है, अब उनका गुजारा नहीं हो रहा और ईद से पहले इसका हल तलाश करना पड़ेगा। ये जो कुछ लोग इस्लामाबाद में बैठे सोच रहे हैं जी, ग्राउंड में वैसा नहीं है जी, ग्राउंड में हालात वैसे नहीं है और कर्फ्यू लगाना पड़ेगा अगर इन्होंने टाइट लॉकडाउन करना है। तो शेख साहब, इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकलने दें। लोगों से अपील भी कर ली है जी, मैं खुद भी हल्के में हूँ, लोगों से अपील, लोग नहीं बस
बेबस हो गए हम लोगों के हाथों। लोग कह रहे हैं जी कि हमें दुकान खोले बगैर, वो भी बेचारे क्या करें, वो कह रहे हैं जी हमने माल सारा सीजन का डाला हुआ है, ईद आ गई है ऊपर से, अगर हमारा माल ना निकला, स्टॉक ना निकला तो क्या बनेगा। और ये सारे पीछे सारी फैक्ट्रियां मुतासर हो जाएंगी। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि कोरोना ठीक होने के बावजूद भी 5-6 महीने साल इसका असर नहीं कम होने लगा, क्योंकि पीछे सप्लाई, अगर ये दुकानें नहीं खुल रही और लोगों के जो गोडाउन है हमारे मोहल्लों में, जो लोगों ने गोडाउन किराए पे लिए हुए हैं, उन गोडाउनों से माल दुकानों पे रोज नहीं जाता बिकने के लिए, तो फिर इसका मतलब है कि ये काम काफ़ी अरसे के लिए मुतासर हो गया। ये बात आपकी सही है। WHO ने भी कहा है कि लंबे अरसे के लिए कोरोना वायरस जो है वो रहेगा। ताजरों के लिए जो इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर हमने ये कर्फ्यू या लॉकडाउन जो भी आप कह रहे हैं इसको नहीं सख्त किया तो फिर WHO कह रहा है कि पाकिस्तान में जुलाई में 2 लाख मुतासरीन हो जाएंगे। भाई जी इस पुलिस से तो अब ये नहीं ठीक होंगे जी, लाठी चार्ज भी हो चुके हैं शहरों में, लेकिन नहीं ठीक हो रहे हालात। आपका मशवरा वजीर आजम साहब को क्या होगा? मैं तो यही कहता हूं कि सारे एक जगह होकर एक कोई कोशिश और कर लें, इन सारे दुकानदारों को, कोई शटर वाले दुकानदारों को कर्जा दे दें बगैर सूद के, कोई ऐसा दे दें मसला, वरना सिर्फ पुलिस के हाथों, पर्चे देने के हाथों जो है ना, एक दिन ऐसा भी आ सकता है इस माशरे में, लोग कहेंगे कि चलो जेल में भी पनागाह के तौर पे रोटी तो मुफ्त है ना जी, रिहाइश तो मुफ्त है, पंखा तो है, नहाने के लिए पानी तो है। सो ऐसे माहौल भी बन सकते हैं कि लोग जेल खुशी से जाएं कि हर चीज़ वहाँ मुफ्त है। सो हमें इस कोरोना के लॉकडाउन को सख्त करने के लिए सख्त कानून का फौरी ठीक है नाफज करना बड़ा, यानी ये इस चीज के आप हामी हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं ये आप मानते हैं कि सख्त करना पड़ेगा। 10वें रोजे के बाद बिल्कुल नहीं संभाले जाए। ठीक है जी, डॉक्टर्स का काम है, मेरा काम तो नहीं है, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं पॉलिटिकली अपना तजिया बता दिया कि 10-15 रोजे के बाद लोग लॉकडाउन वगैरह सब तोड़ देंगे जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट्स द एंड। और उसके बाद सिविल नाफरमानी हो सकती है इस, हाँ ठीक है। अच्छा, ये अब उलमा कराम का जो मौक़िफ़ आता है वो ये आया कि क्योंकि हुकूमत ने कुछ सेक्टर्स को पहले से खोलने का ऐलान कर दिया था, तो फिर मसाजिद को क्यों बंद रखा जाए अगर आप बाकी सेक्टर्स खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक बाकी सेक्टर्स बंद थे तब तक हम भी साथ दे रहे थे, हुकूमत का हम भी मान रहे थे। ये जो अब 20 नुकात पर अमल दरामद आपको लग रहा है होगा जो उलमा कराम के साथ सदर साहब ने मिल के बैठ के बनाया? जितना उलमा ने मान लिया है इनकी बड़ी मेहरबानी है, ये बड़ी कामयाबी है, इसी पर वो कायम रहें और इसी पर उनको कायम रखा जाए, बहुत है। लोग मस्जिद जाना देखें, अब मैं शहरों की रवायत जो है, रमज़ान में हम जैसे लोग भी 5 नमाजें पढ़ लेते हैं, गुनाहगार लोग हैं। शहरों में आप देखें कि जितना मर्जी कर लें, सदर अलवी साहब आएंगे तो नमाज़ों में साइज़ ठीक होगा, सदर अलवी साहब चले जाएंगे तो नमाज है ना जी। छोटी छोटी गलियों की मस्जिदें हैं और रमज़ान का महीना है, और रमज़ान का महीना एक बड़ा सिर्फ मजहबी महीना नहीं, हमारे यहाँ रवायती महीना भी है। एक दूसरे के घरों में कोई सालन भेजता है, कोई हमारे महलों में कोई पकौड़े भेजता है, कोई जो घर में अच्छी चीज़ पकती है वो सहरी के लिए दूसरों के भी भेज देता है। गरीब नहीं मरेगा जी, जो बाहर रेडी पे ये है बेलचा और गांद कंडी लेकर बैठा हुआ है, असल सफ़ेद पोश जिसकी दुकान का शेल्टर बंद होना है, खुलना है, जिसका सारा कारोबार 1.5-2 महीने से बंद पड़ा है और उसके सीज़न के यही 20-25 दिन है। सो उसके लिए कुछ करना होगा हमें। बिल्कुल सही। मस्जिदों ने जितना कर दिया उनकी बड़ी मेहरबानी, जो गलियों में थोड़े ज़्यादा भी हो गए हुए हैं तो कोई बात नहीं, पुलिस भी ठीक है और मौलवी उलमा का भी शुक्रिया, और ये मामला वेल सेटल हो गया है और 5वें-10वें रोज़े बाद बेहतर हो जाएंगे और मामला। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मान लिया, लेकिन ये इनको मसाजिद को दोबारा खोलने का फैसला आपकी नज़र में दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक किया जी, वरना क्या ख्याल है मस्जिदें यहाँ बंद हो सकती हैं? अगर खुदा न खास्ता इन नुकात पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर कौन जिम्मेदार होगा?
हो जाएगा जी, उलमा समझ गए हुए हैं, उलमा समझ, छोटी मोटी अगर गुंजाइश रखनी चाहिए, थोड़ा बहुत खिलाफ वर्जी भी हो जाए तो खैर है, पर्चे चर्चे नहीं देने चाहिए। नमाजियों को पता नहीं जाना, कानून सख्त है, इमाम को तो नहीं अंदर कराना ना। बिल्कुल सही है, उलमा तो समझ गए, वो बात सही है, लोग नहीं समझ रहे ना, खुद लोग नहीं समझ रहे, वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। बस लोग भी समझ जाएंगे, थोड़े बहुत की खैर है, कोई बात नहीं है। देखे ना, अब हंगामा रही तो नहीं करा देनी मस्जिदों में, अब घुस के लाठीचार्ज तो नहीं हो सकता ना। उसके बाद देखें, ठीक है, जितना हो गया यही काफ़ी है, जितना हो गया यही काफ़ी है। एक और चीज़ मुझे बताइएगा शेख साहब के पिछले दिनों एक नई बहस जो है वो छिड़ी और वो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स के बाद सामने आई कि जो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को बुलाकर कहा गया जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो काबीना पर हावी हैं, वो ज़्यादा भारी तादाद में आ चुके हैं। इस वक्त इलेक्टेड लोगों की चल रही है, वो मुल्क चला रहे हैं, या अनइलेक्टेड लोग? देखें, चल तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रही है, लेकिन अगर एक शख्स को वो लोग पसंद हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी सीवी अच्छी है, उनका डिलीवर सिस्टम अच्छा है, और हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं वो इतने बर्कले, हार्वर्ड, एसएक्स, कोलंबिया से नहीं पढ़े हुए, और उनका थ्रू जो है THRO थ्रू ठीक है, तो फिर ये चॉइस कैप्टन की है ना। कैप्टन किसको कहाँ खिलाना चाहता है। आजकल सारे मीडिया में यही आपने जंग छेड़ दी है। शहरों में जो नई बात शुरू हुई है इन नमाजों में, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। सो अब लोगों में जो मसला है कि इमरान खान को ये जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर रहे हैं, तो इमरान खान डिलीवरी से, वो कहता है कि अमेरिका में भी अनइलेक्टेड लोग ज़्यादा होते हैं, तो दुल्हन वो जो पिया मन भाई उसको जो ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। ठीक है, वो अनइलेक्टेड लोगों की तादाद इस वजह से ज़्यादा है। शेख साहब, मौलाना तारिक जमील साहब बड़े रिनाउंड आलम दीन हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। उन्होंने टेलीथॉन के अंदर मीडिया के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए और हमारे कुछ मीडिया हजरात को वो नागवार गुजरे, और उन्होंने उन पर इतनी तनकीद की कि उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है? मेरा क्या, मैं तो तारिक जमील साहब मेरे बहुत मोहसन, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैंने ख़ुद तबलीगी जमात में एक चिल्ला लगाया हुआ है मौलाना वहाब साहब के वक्त, उनकी जवानी के वक्त, और चूनिया कसूर में चिल्ला लगाया हुआ है। देखें, हमें इन उलमा का एहतराम ही करना चाहिए, क्योंकि जिस काबीना में मैं नवाज शरीफ के आखिरी काबीना में दुआ कराने के लिए आए थे मौलाना तारिक जमील साहब, वो आखिरी इजलास ही हुआ था, शाम को हुकूमत टूट गई थी। सो तारिक जमील बहुत ज़बरदस्त इंसान है और बड़े नेक इंसान है, उनकी बड़ी फॉलोअर, शुक्र करें उनकी कोई सियासी पार्टी नहीं है, वरना पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी सियासी पार्टी उनकी होती, जितनी बड़ी उनकी फॉलोइंग है। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं समझता हूँ कि एक दीनी आदमी है और बहुत ज़बरदस्त आदमी है। और जब मैंने मौलाना वहाब साहब के जनाजे में भी मैं स्टेज पे ही था, तो तारिक जमील साहब भी स्टेज पर थे, और उनको अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया है, और उनकी बड़ी फॉलोअर्स हैं उनके। आपको हैरत नहीं हुई कि वो मीडिया के लोग जो हर वक्त आज़ादी मांगते हैं मीडिया पे इजहार राय की, वो मौलाना तारिक जमील को ही उनके इजहार राय का हक नहीं दे रहे थे? मैं मौलाना तारिक जमील का एहतराम करता हूँ, कोई जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, और उनके जो रिमार्क्स हैं आप उनसे एग्री करते हैं? मैं उनका कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं खुद एक तबलीगी जमात के साथ मेरा तल्लक है, एक मैंने चिल्ला लगाया है। मैं मौलाना तारिक जमील साहब का एहतराम करता हूँ और करता रहूँगा। बिल्कुल, वो हमारे काबिल एहतराम हैं, और मैं ज़ाती राय भी अगर यहाँ पे दूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बातों में कहीं पर भी कोई भी गलत बात थी, चाहे जिस भी हवाले से उन्होंने बात की हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है। उनके रिमार्क से कुछ लोग मुख्तलिफ राय रखें, लेकिन उनको इजहार राय की आज़ादी तो दें, जो ख़ुद हर वक्त मीडिया पर बैठ के लेक्चर देते हैं। शेख साहब, जिन मामलात से हमने आगाज़ किया था, आखिरी सवाल में उन्हीं पर चाहूँगी कि क्लोज़ आप कर दें। अवाम जो मुस्तरब है इस वक्त इस चीज़ को लेकर के उनका ख़ान, उनका कप्तान जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, आया वो माफिया से जंग लड़के कामयाब हो जाएगा? आपने एक अच्छी खबर से आगाज़ किया था कि ईद के बाद कुछ लोग आपको अंदर नज़र आएंगे। ईद से पहले भी हो सकते हैं जी। क्या खान कोशिश में है कि इस माफिया को नकेल डाली जाए, हमें खान को सपोर्ट करनी चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए।
माफिया माफिया होता है, उसके बड़े गहरे रवाबत होते हैं, उसकी बड़ी गहरी चालें होती हैं। और मैंने आपको कह दिया कि ईद के बाद जो है 90-100 दिन जो हैं, आज 90-100 दिन बड़े अहम हैं। इमरान खान इन पे नकेल डालेगा और चीनी वालों की भी गिरफ्तारी होगी तो फिर खुद ब खुद IPP वालों की भी गिरफ्तारी करनी होगी, बिल्कुल सही। वरना उससे बात नहीं बनेगी। और इमरान खान हर माफिया से लड़ने के मूड में है, और अगर हमने इस माफिया के साथ लड़ाई ना लड़ी और किसी जगह हमने कोई लचक दिखाई तो फिर हमें सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है और आवाम की नज़रों और इमेज से, आवाम के दिल और दिमाग से हम गिर सकते हैं अगर हमने अपनी कमिटमेंट को ना निभाया। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, आज प्रोग्राम में हमसे बात कर रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।